आज है 4 अप्रैल सन 2022 और क्लास 10th के विषय विज्ञान का आज पेपर संपन्न हो गया। ठीक है, यदि आप सभी का पेपर सेट 824 बीके है तो इस पेपर सेट का हल मैं आपको पूरा स्पष्ट तरीके से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके भी उत्तर यहाँ पर बताए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10-20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब अगर ध्यान दीजिए तो एफ का मान यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है और जो यू का मान है वो भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। और सबको पता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इन्होंने जो टिक लगाया है वो ऑप्शन यहाँ पर सही भी है। ठीक है, अगला है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे पता है, आप सबको पता भी होगा कि अगर आप प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे ये प्रिज्म हो गया, यहाँ पर हमने श्वेत लाइट डाली तो यहाँ पर लाल रहेगा और यहाँ पर बैगनी रहेगा। तो देखो ये किरण जा रही तो ये कम झुकी, लाल कम झुकती है, बैगनी ज़्यादा झुकती है, तो ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, हमको जनित जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी खुद मिलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, किसका, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिए, तो फिर से आप अपने जवाबों को फिर से मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले का 10 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब कि दर्पण के पीछे, और दूसरे का आपका बैगनी होगा और तीसरे का ये होगा। एकदम 100% सही जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला आपका है, इसका मैं तुम्हें सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वोल्ट 220 है और जो शक्ति है वो 100 वाट है। ठीक है, तो R बराबर यहाँ प्रतिरोध ज्ञात करना, R बराबर फार्मूला तो V²/P। तो V की जो वैल्यू है, अगर आप मतलब 220 रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो 8400 आएगा यहाँ पर, बट्टा नीचे P का मान 100, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 484 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कोई जवाब टिक नहीं मारा है, आप सभी का जवाब क्या होगा, 484 ओम। क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों को। यहाँ पर अब आपका जो है यहाँ पर दूसरे प्रश्न का यहाँ पर आया है उत्तर लिखने के लिए। अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप सबको बता दें, बड़े द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है, कुल मिलाकर उसका दाढ़ी बनाने में भी यूज करते हैं। जो वाहनों का जो अग्र दीप होता है, जिसे हेडलाइट कहते हैं शायद, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। तो ये दूरदृष्टि दोष क्या है, मैं आपको इसका आंसर ही पूरा दिखा दे रहा हूँ और इसका निवारण कैसे करते हैं। तो देखिए, आप सबको पता भी होगा कि व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है। तो इसमें कारण भी, यहाँ निवारण पूछा है, तुमको कारण नहीं देना है, निवारण। तो निवारण के लिए आप ये जो है इस तरह का चित्र बनाए होंगे, तो आई होप आपने निवारण लिख दिया होगा और आपको पूरा नंबर मिल गया होगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का जवाब हो गया। अब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की जो है क्रिया का मतलब कि आरेख खींचिए। तो आप सबको पता है आवर्धित का मतलब होता है मतलब बड़ा बनाना, बड़ा वाला प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो उत्तल लेंस मैं यहाँ पर आप सबके सामने थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये उत्तल लेंस हो गया। अब इसके सामने मान लीजिए ये वस्तु रखी गई। ठीक है, ये तो बहुत नज़दीक है, थोड़ा इधर रखोगे तो प्रतिबिंब इसका यहाँ कहीं बनेगा। देखिए ये तो ये बन रहा है। तो ऐसे आपको यहाँ पर दो किरणों को खींचकर प्रतिबिंब बनाना दिखाना था। बस आप अगर इतना बनाए होंगे तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कहा क्या रहा है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। 2 3 4 मतलब कि ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया, संयोजन में 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, संयोजन में प्रवाहित धारा। तो देखिए, समांतर क्रम में प्रतिरोध जो निकाला जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब चूंकि पेपर मिलते ही जल्दी हमने सोल्यूशन किया तो यहाँ पर मतलब स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा, लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इन सबका लसा लेंगे 12, 2 का भाग देंगे 6 बार, 3 का भाग देंगे 4 बार, 4 का भाग देंगे 3 बार, जोड़ने पर यहाँ पर ऊपर 13 आएगा, 6 4 10 3 13, बटा नीचे 12।
मीटर। अब चूंकि 1/r होता है तो इसको पलट दोगे वही उत्तर होगा। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर यहाँ पर 12 बटा कितना आ जाएगा 13, और यहाँ वोल्टेज जो था वो आपका 24 वोल्ट था, तो I बराबर B/R होता है, तो B की वैल्यू 24 रख दीजिए और R की वैल्यू जो है 12/13, तो 13 ऊपर जाएगा और 12 का भाग इस 24 में लगाएंगे 2 बढ़ जाएगा, तो 13 दूना कितना आएगा 26 एम्पियर की धारा यहाँ पर बहेगी। यदि आपने इतना किया होगा तो आपको पूरा जो है 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड इतना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखिए एक को हमने लगा दिया, तब इसको नहीं लगवाने जा रहे, ठीक है। बाकी अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप बताइएगा, मैं लगाकर बता दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो बनाना था इसलिए थोड़ा पूरा हमने हल नहीं किया, ठीक है। बाकी सारे न्यूमेरिकल इजी थे, मैं आपको बता सकता हूँ। और ये सब तो रटने वाली चीज़ है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या फिर ये सब प्रश्न के जवाब देने वाले थे, आप सबने शायद इसको किया होगा। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। प्रोपेनाल, तो प्रोपेन के लिए 3 कार्बन होना चाहिए, आल के लिए OH होना चाहिए, तो ये वाला सही जवाब होगा। इन्होंने टिक जो मारा है गलत है। अधातु, तो देखिए एल्यूमिनियम धातु होती है, सोडियम धातु होती है, पोटेशियम धातु होती है, फ्लोरीन जो है अधातु है, तो ये वाला जवाब सही होगा। ठंडे जल से हाइड्रोजन निकलती है, तो जो बहुत क्रियाशील धातु सोडियम है वही हाइड्रोजन निकालेगा, बाकी कार्बन करेगा ही नहीं, लोहा करेगा ही नहीं, ये भाप से करता है, और कार्बन जो है धातु है, कॉपर जो है करता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जो प्लास्टर बनाने के काम में आता है और विधि जिप्सम से बनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन आप लिख ही दिए होंगे। रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, वो आपका रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपने लिखा जरूर होगा। मेंडलीव का आवर्त नियम तथा इस सारणी के 2 विशेषताएं लिखिए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और 2 विशेषताएं लिखे होंगे कि इससे मतलब तत्वों के गुणों में के अध्ययन में सरलता होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखकर जरूर आए होंगे। अगला है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को मतलब कि स्पष्ट कीजिए, तो वो जो है श्रृंखलन के कारण जो है चतुसंयोजकता के कारण जो है वो सबसे बंद बनाता है। अगला निस्तापन और भर्जन में आप अंतर बताइए, तो ये आप लिखकर जरूर आए होंगे। और आपका कार्बनिक मतलब यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या मतलब की अपक्रियाएं, जो कार्बनिक यौगिक अगर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं वायु की उपस्थिति में, तो ये अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीकरण करेंगे तो हम वहां पर आपका जल और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे। सजातीय श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसको अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो वह मतलब कि जो उनके गुणों रासायनिक गुण समान हो परंतु भौतिक और मतलब कि भौतिक गुण जो है बदलते रहें। साबुन और अपमार्जन की निर्मलन क्रिया। अगला है एथेनॉल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग, तो ये आप सबने किया होगा, ठीक है। आ जाते हैं बायोलॉजी में। मनुष्य के विक का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन, देखिए विक किडनी जो है उत्सर्जन से रिलेटेड होती है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सब चाहिए, इसलिए इनमें सभी होगा, ठीक है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, तो ये मेरे ख्याल से प्लाज्मोडियम में ही होता, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। अपराग कोश में मैं परागकण बोल रहा हूँ, ये भी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी सी मेरी वीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रश्नों का आंसर आई होप कि आप सभी ने लिखा होगा, ठीक है। ये देखिए स्वच्छोस्वात और श्वसन में क्या अंतर है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, परिवार नियोजन, संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए, ठीक है। और फिर ये आपके 7 नंबर वाले क्वेश्चन मेंडल के नियम वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।